अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम तुर्बते दिल की सेकंड एपिसोड को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। और प्लीज़ नावल सुनने के बाद कमेंट्स ज़रूर किया करें। कोई भी फीडबैक नहीं देता, मुझे कैसे पता चले कौन मेरा नावल सुनता है और किसको पसंद आ रहा है। इसलिए कमेंट्स ज़रूर किया करें और अपनी पसंद का भी कोई नावल मुझे बताएं जो मैं रीड करूं। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ कैसे अरहम को अपने पास खड़ा देखकर दोनों चौंके थे। तुम लोगों को क्या लगा मुझे हरी झंडी दिखाकर तुम लोग अयाशी कर लोगे? अरहम ने दोनों के पीठों पर मुक्का मारते हुए कहा था। आई स्वेयर मेरा प्लान नहीं था, ये आपने मना किया था, अरसम ने नीचे की तरफ बढ़ते हुए कहा था। बेटा पलटनी तो पड़ेगी, चुपचाप दे देना वरना अरहम तारिक को तुम जानते हो। क्यों बाबू भैया? खुले लफ्ज़ों में धमकी देते उसने आखिर में हाब को आंख मारते बाबू भैया कहा था। तुझे मैं कहाँ से बाबू भैया लगता हूँ जबकि तू खुद पूरा का पूरा हेरा फेरी है। एहाब को हमेशा से चिढ़ थी इसके बाबू भैया कहने पर। तभी माथे पर बल लाते हुए कहा था, जानी बस चश्मा लगा ले, इस जैसा मैं कहता हूँ 100 से 900% तुझ में जुर्म्स हैं इस वाले। उसको अपनी पूरी बतीसी दिखाते और हम सामने खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए उसकी तरफ बढ़ा था, जबकि अरसम का भी कहका बुलंद हुआ था। तुझे क्या तकलीफ़ हुई है? अरसम को घूरते हुए गुस्से से पूछा था। कुछ नहीं, मैं ना चाहते हुए भी उसकी बात से एग्री कर रहा हूँ। कल ही चश्मे का ऑर्डर देता हूँ। अरसम ने भी हंसने में हंसते जल्दी पर नमक छिड़का था। मुझे पता है तुम दोनों बहुत वो हो। उसने जाते अरसम के पीछे से हाँक लगाई थी और वह दिल खोलकर हंसा था। अगर ये इतना सफोकेटेड केस है तो वो वहाँ क्या कर रहा है? अभी तक एक भी मिस्ट्री नहीं सुलझाई पागल ऑफिसर ने। फ़ाहा ने अच्छी खासी दिल में सुनाते हुए कहा था। आज तो कुछ भी हो जाए, हम पॉइंट्स तो वहाँ से लेकर ही मैं निकलूँगी। ये केस आप कोई भी हल नहीं कर सकते सिवाय द वन एंड ओनली फ़ाहा अरसम सुल्तान चौधरी के। बिकॉज आई एम आ वर्ल्ड बेस्ट स्पाई जासूस। उसने शाने पर से कमीज़ पकड़कर पीछे को ढलकाते हुए कहा था और फिर अपने सामने बिखराए पिछले कई सालों के न्यूज़पेपर के टुकड़े जोड़ने लगी थी। फिर डायरी पकड़ी थी और पेन भी। ये रॉयल थॉमस एक सीरियल क्राइम किलर फ्रॉम रशिया। 20 खून किए इसने और हर बार खून करने के बाद डेथ बॉडी की दोनों बनों पर सेफ्टी पिन लगाकर जाता था और जितने भी मर्डर किए थे उसने सब के साथ यही एक तरीका इख्तियार करता था। पेट पर उसका निशान बनाता था कुल्हाड़ी के वार से और फिर सेफ्टी पिन लगाकर अपने कत्ल की निशानी छोड़ देता था। उसने बोलते हुए डायरी पर लिखा था। फिर सारी न्यूज़पेपर के वो सारे के सारे पोर्शन काट कर वो सिरे से उस डायरी के अगले पेज पर चिपकाए थे। वर्ल्ड टॉप 1 सीरियल किलर, उसने उस पेज पर लिखा था। टॉप 2 वर्ल्ड सीरियल किलर मिस्टर राहुल शेट्टी फ्रॉम इंडिया। ये डेड बॉडी के कान काटता था और बॉडी के पास एक मरा हुआ सांप छोड़कर जाता था, यानी उसकी गर्दन के गिर्द लपेट कर जाता था। उसने मुंह बसूरते पड़ा था। कहाँ सांप का पढ़कर ही उसे वहशत हुई थी। पहले वाले की तरह उसके भी न्यूज़पेपर के सारे पोर्शन काट कर उसने डायरी पर चश्मा किए थे और लिखा था वर्ल्ड टॉप 3 सीरियल किलर मौलवी कत्ब फ्रॉम इंडोनेशिया। ये डेथ बॉडी के पूरे जिस्म पर हैमर हथौड़े से सुराख करता था और पूरे जिस्म पर कीलें ठोकता था। फिर डेड बॉडी के पास एक कीलों वाला डब्बा छोड़ जाता था। फ़ाहा को ये लिखते हुए दिल को कुछ हुआ था, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कोई जालिम इंसान था ये तो तू भी क्या सोच रही है फ़ाहा? अगर ये कोई अच्छा इंसान होता तो ये लोगों का कत्ल ही क्यों करता? उसने खुद के ख़्याल को झटकते हुए कहा था। दुनिया के सारे मशहूर सीरियल किलर्स की एक लिस्ट बनाकर उसने बारी बारी सबको देखना शुरू किया था।
वो तकरीबन 15 से ऊपर मोस्ट फेमस सीरियल किलर थे। ये तो हो गया, अब देखना ये है कि इन सब में मुमासलत क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन 15 में हैं और जो ये सब के सब करते हैं। फ़हा ने सबकी आदात पढ़नी शुरू की थी और उनकी ज़हनियत के बारे में, उनके रहने सहने के बारे में भी पॉइंट्स जाने थे। या हो, मिल गया मिल गया मिल गया, उसने खुशी से उछलते हुए कहा था और फिर वाइट बोर्ड की तरफ गई थी। वहाँ जाकर लिखना शुरू किया था। उन सारे सीरियल किलर्स में एक चीज़ मुश्तरक थी, वो थी ये कत्ल करने के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ छोड़कर जाते थे जिससे उनको लगाव होता था। और दूसरी अहम बात, ये सब साइको थे, यानी दे ऑल आर मेंटली सिक। उसने दूसरी अहम बात भी ज़ेरे लब दोहराते हुए नोट की थी, मतलब वो आदमी जो उस वक्त उन लड़कियों का खून कर रहा था, उसमें भी तो ये हैबिट है। वो डेड बॉडी के पास एक वाइट फ्रॉक में गुड़िया छोड़कर जाता है, जिसके पूरे फ्रॉक पर जगह जगह धब्बे होते हैं और वो गुड़िया बालों के बगैर होती है। उसने जहन पर जोर देते हुए कहा था, मगर मैं ये इतने शौक से नहीं कह सकती जब तक वो डेड बॉडी को करीब से ना देख लूँ, या फिर उन फोटोग्राफ्स को जो इस फारिग SHO ने लिए थे। मुझे कैसे भी करके उन फोटोग्राफ्स तक पहुंचना होगा, मगर कैसे? इतनी अहम फ़ाइल वो अपने ऑफिस पर नहीं रख सकता। उसने यकीनन वो फ़ाइल अपने घर पर ही रखी होंगी। मुझे जाना होगा, बस किसी भी तरह वो फ़ोटोग्राफ्स ढूंढ लूँ मैं, फिर आधे से ज़्यादा ये मिस्ट्री हल हो जाएगी, फ़हा ने सोचते हुए कहा था। तो इंस्पेक्टर हाइसम वलीद, हाँ, आज तुम्हारे घर का मुआयना करूँगी मैं, उसने ठोस लहजे में कहा था। फिर गाड़ी की जानिब देखा था जहां 11:20 हुए थे। उसने जल्दी से अपनी जीन्स और टी शर्ट पर महसूस ब्लैक हैडी पहनी थी, जिसकी बाजू पर FSC लिखा था, यानी फ़हा सुल्तान चौधरी। क्रॉस बैग पकड़कर उसने उसमें बेहोशी वाला स्प्रे, एक महसूस जूम करने वाला शीशे का आला यानी मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा और अपना दूसरा मोबाइल फ़ोन जो वो अपने केस के लिए इस्तेमाल करती थी, और डायरी और पेन। कराटा ब्लैक बेल्ट वो पहले ही थी, इसलिए चेहरे पर ब्लैक मास्क पहने, बालों का जूड़ा बनाए, ब्लैक जॉगर्स पहने वो दबे कदमों अपने महसूस कमरे से निकली थी। ये वो कमरा था जो महसूस अपने केसेस के लिए उसने इरसम से कह कर बनवाया था, जहाँ तमाम सीरियल किलर्स की फ़ोटो, डेथ बॉडीज़ की फ़ोटोज़, उसके हल किए केसेस की फ़ोटोज़ थी। मुख्तसरन ये कि घर पर ये उसका ऑफिस रूम था, जिसमें तरह तरह की कत्लो गारत की तस्वीरें लगी। देखकर डरते हुए कोई भी इस वहशत ज़दा कमरे में आने से ग्रेज करता था। वो सोती तो इशाल के साथ ही थी, मगर ज़्यादातर वो इसी कमरे में पाई जाती थी। मिस्ट्री केसेस को हल करना उसका पैशन था, यानी जासूसी करना उसका जुनून। वो अपने ध्यान में मगन बैक लॉन के चलते चलते लाइटिंग देख रहा था, जब फिर से उसके सामने वो पर्पल आंचल लहराया था। वो उस आंचल को देखता उसके पीछे पीछे चल दिया था। ये उस घर का बैक यार्ड था, जहाँ एक ग्लास का खूबसूरत कमरा बना हुआ था, जिसमें खूबसूरत सा छोटा बेड टाइप झूला था और सोफ़े और टेबल था, जबकि पूरे कमरे में रंग बिरंगी LED बटरफ्लाई रोशनी से जगमगा रही थी। वाह, उसने दिल से उसकी तारीफ की। बहुत देर कर दी मुंतहा की बच्ची तुमने, पता है कब से हायसी को रोक कर रखा हुआ है केक कट करने से, उस पर्पल आंचल वाली ने उसके गले लगते हुए कहा था। वो थोड़ा टेढ़ा हुआ था कि उसका चेहरा देख सके, मगर कोशिश के बावजूद भी वो नहीं देख सका। चलो अब मुंतहा आ गई है तो केक कट कर लें, फिर मुझे बाहर जाकर भी केक काटना है, हाइसम ने मुंतहा के सर पर प्यार देते हुए कहा था। यस, बट इससे पहले हाइसम भाई, ये आपका गिफ्ट। मुंतहा ने हाथ में पकड़े वॉच बॉक्स में से घड़ी निकालकर उसके हाथ पर बांध दी। उसकी क्या ज़रूरत मुंतहा, उसने घड़ी को देखते हुए खुशी से कहा था। आई नो हाइसम भाई, ये ब्रांडेड नहीं है, बट इसको मेरे प्यार ने ब्रांडेड बनाया है, उसने हाइसम की तरफ देखते हुए कहा। और ये प्यार सारे ब्रांडर्स को पीछे छोड़ता है, उसकी गाल खींचते हुए कहा था हाइसम ने। फिर उनके इशारा करने पर उसने छुरी पकड़ी थी और दोनों ने भी उसके हाथ पर हाथ रखते केक काटा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हाइसम भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू।
दोनों एक ज़ुबान बोलती उसके मुंह में केक डाल रही थी। फिर बाहर खड़े अरसम को मुंतहा और हाइसम का चेहरा तो साफ नज़र आ रहा था, मगर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उस पर्पल आंचल वाली लड़की का चेहरा नहीं देख पा रहा था। तब ही गुस्से से मुड़ा था। अरे अरसम, आप यहाँ? हाइसम मुझसे फारिग होते हुए बाहर निकला था तो अरसम को देखते उस तक आया था। आई एम सॉरी, मैंने आपके प्राइवेट मोमेंट्स देखे। एक्चुअली मुझे ये लाइटिंग्स बहुत फैसिनेट कर रही थी, तो उनको देखते यहाँ तक आ गया। फिर वो रूम भी बहुत यूनिक था। अरसम ने उसके साथ चलते दिल से दाद देते हुए कहा था, हाँ हाँ इट्स ओके यार, ये जो कोई भी देखता है उसे ऐसे ही ये लाइटिंग्स ये सब अपनी तरफ खींचता है, सो डोंट बी सॉरी। एक्चुअली ये मेरी बहन की दुनिया है, इसे ये सब बहुत पसंद है और आज की पार्टी का थीम भी इसी ने सेलेक्ट किया है। हाइसम ने हंसते हुए कहा था, हाँ गुड चॉइस, वेरी क्रिएटिव। वैसे ये हाइसम, आपने इतनी अलग बर्थडे अलहदा से क्यों सेलिब्रेट की? आई मीन उसने कुछ गड़बड़ाते हुए पूछा था। असल में जोइशा थोड़ी अलग टाइप की है, उसे भीड़ से इंसानों से खौफ आता है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती, शुरू से घबराती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए वो बहुत अलग थलग रहने वाली लड़की है। बट आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो अपने होल से निकले एंड इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। हैसन ने पुख्ता लहजे में कहा था, सर मिसेस दराब खान बुला रही हैं आपको। इससे पहले कि अरसा मज़ीद सवाल पूछता, हाइसम को उसका मुलाजिम बुलाने आ गया था और एक्सक्यूज़ करता चला गया था। वो हाइसम के जाते ही दोबारा बैकयार्ड आया था, मगर वो ग्लास विंडो वाला रूम खाली था, बस टेबल पर केक पड़ा था और वो उसको देखने की ख्वाहिश दिल में ही लिए वहाँ से पलटा था। खुश हो? जोइशा ने उसके करीब बेड पर बैठते हुए पूछा था। बहुत खुश, मुंतहा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा था। अभी भी वक्त है मुंतहा, इनकार कर दो। जोइशा ने उसकी खुशी के पीछे छुपे दर्द को महसूस करते कहा था। नहीं कर सकती जोशी, ये इतना आसान नहीं है, बाबा की इज्जत है, तुम्हें क्या लगता है मैं 2 साल में इनकार नहीं कर सकती तो 2 दिनों में कर पाऊंगी, वो भी तब जब शादी सर पर है। उसने भराई आवाज़ में कहा था। वो तुम्हारा मुकाम नहीं है मुंतहा, बहुत लाइफ पड़ी है हमारी, अभी अभी तो ग्रेजुएशन हुआ है, तुम कहो तो हाई सी बात करते हैं अंकल से, जोइशा ने हमेशा की तरह समझाते हुए कहा था। नहीं जोशी, बाबा को लगता है कि यही मेरा मुकाम है तो यही सही, उन्हें उन्हें पूरी ज़िंदगी मुझे बहुत कुछ दिया है, बदले में मुझसे अपनी इज़्ज़त का एहतराम ही तो मांगा है, अपने फैसले की मोहर। मैं उनके हर हुक्म की तामील करूँगी। आंसू टूट कर गालों पर गिरे थे, बड़े दर्द से उसने वो लफ्ज़ कहे थे। वो जाहिल इंसान मेरी मॉम के काबिल नहीं है, जोइशा ने उसे सीने से लगाते हुए कहा था। अब वही मेरा मुकद्दर है, उसने उससे अलग होते हुए कहा था। और इसी वक्त उसकी आंखों के सामने हाप का थोड़ी देर पहले वाला चेहरा लहराया था, तो उसने सर झटकाया था अपना। हुसैन भाई, तुम्हें मुझसे शादी के बाद नहीं मिलने देंगे, जोइशा ने भराई आवाज़ में कहा था। "उम, मैं मामा की तरफ आया करूँगी तो तुम मुझसे मिलने आ जाया करना। मोहनतहा ने खुश होते हुए कहा था। हाँ ये ठीक है, उसने भी हंसते हुए उसके मशवरे की तायद की थी। वो गाड़ी बंद करके उसके घर के बाहर खड़ी थी। ओह मैं तो भूल गई, आज तो उस कछुए आई मीन उस इंस्पेक्टर की बर्थडे है। फ़हा ने घर पर लाइट्स और फिर लोगों की गहमा गहमी देखते हुए कहा था। मगर अब तो फंक्शन ख़त्म होने वाला है, तो खैर चल फ़हा काम पर लग जा, कहते वो बैरूनी गेट में से मेहमानों के अंदर घुसी, अंदर आई थी, फिर दरख्तों की ओट में छुपती पिछले लॉन की तरफ बढ़ी थी। ओह तेरी खैर, तीनों चलो घुसे इधर। अरहम इरसम और यहाँ पर नज़र पड़ते वो बड़बड़ाई थी। नो फ़हा, किसी भी चलगूजे से डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। दरख्त के पीछे से निकलते हुए उसने दिल में कहा था और बैक लॉन की दीवारों के साथ रींगते हुए चलते वो पिछले किचन के दरवाजे से अंदर घुसी थी। नो, वो अपनी इम्पोर्टेंट फाइल किसी खुफिया कमरे में ही रखता होगा। उसने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उसने अपने घर पर एक अलग रूम बनाया हुआ है जिसके बाहर लिखा हुआ है नो एंट्री नो एग्जैक्ट, मतलब उसे वो रूम ढूंढना है। वो इधर उधर से गुजरते मुलाजमों से बचती बचाती वक्तन
वक्तन फ़वक्तन सारे रूम देख रही थी, मगर उसे वो रूम कहीं भी नज़र नहीं आया। हो सकता है उस रूम का रास्ता उसके अपने रूम से ही होकर आता हो। कहते वो रुकी थी। ये सारे गिफ्ट हाइसम साहब के कमरे में रखवा दो। उसके कान में मुलाज़िमा की आवाज़ पड़ी थी। फिर उसने वहीं खड़े होकर मुलाज़िमा को देखा था, जो दाएँ तरफ के कमरे में घुसी थी और गिफ्ट रखकर बाहर निकली थी। मुलाज़िमा के निकलते ही वो खुद उस कमरे में घुसी थी। इधर-उधर देखते, सर आपका शक ठीक था, वो आपके रूम में है। हाइसम मेहमानों को सी ऑफ कर रहा था जब उसके ब्लूटूथ में उसके पास हायर किए हुए बंदे की आवाज़ गूंजी थी, जो उस घर के सिक्योरिटी कैमरे आगे रखवाली कर रहा था। ठीक है, गुस्से से हाइसम ने कहा था और आंखों में भड़कते शोले लिए वो अंदर की तरफ बढ़ा था। वाओ, मिल गया कमरा। इस सुस्त कछुए को क्या पता फहाद सुल्तान चौधरी उसकी सोच से भी 4 कदम आगे की चीज़ है। खुशी से उछलते याहू का नारा लगाते हुए कहा था और फिर उस कमरे का हैंडल घुमाकर अंदर घुसी थी। वाओ, कमरे में दाखिल होते हुए उसके मुंह से निकला था। पूरे कमरे में जा बजा उसकी कामयाबी की शेल्डर्स, उसके कैरियर की कामयाबी की पिक्स, उसके अवार्ड, सब कुछ था। कुछ मुलाजमों की पिक्स, उसके केसेस की पिक्स जो गुजर चुके थे और जो चल रहे थे सबके। वह सर से अपनी हड्डी की कैप को पीछे करती हर दीवार पर लगी तस्वीरों को यके बाद दिगरे घूर रही थी। सीरियल किलर प्रोजेक्ट कमरे के कोने के पास पड़े व्हाइट बोर्ड पर लिखी तहरीर पढ़कर रुकी थी, जिस पर बहुत सारे पॉइंट्स नोट थे। उनमें से कुछ पॉइंट वैसे ही थे जो उसने अपनी डायरी पर घर में नोट किए थे। उसने जल्दी से क्रॉस बैग में से अपनी डायरी निकालकर चेक किया था। सब कुछ ही तो सेम था जो उसने अकेले में लिखा था, वैसा ही सब कुछ तो बोर्ड पर भी लिखा था। वो पढ़ते निचले 4 पॉइंट्स पर रुकी थी और ये वो पॉइंट्स थे जो खुद उसके जहन में भी नहीं आए थे। ये पॉइंट्स लाइटिंग, म्यूज़िक बॉक्स, म्यूज़िक धुन, मिरर कपल हेड, वो लीक। ये क्या, ये कैसे पॉइंट्स हैं? क्या इन पॉइंट्स का कोई ताल्लुक है इससे? मतलब क्या वो उन तीनों चीज़ों से भी कंडक्ट है? कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं, जो मुझसे छुपा हुआ है। पढ़ते हुए वो ठुटकी थी। उसका दिमाग तो 140 की स्पीड में भाग रहा था। क्या ये चारों चीज़ें उस कछुए ने वहाँ से गायब करवा दी थी खुद की इन्वेस्टिगेशन के बाद? वो ज़ेरे लब गुस्से से बड़बड़ाई थी। इससे पहले कि बैग में से पेन निकाल कर वो ये सब कुछ नोट करती, कदमों के चाप से अलर्ट होती, वो कमरे में मौजूद फाइल वाली अलमारी के आउट के पीछे छुपी थी। वो बड़े रिलैक्स मूड में अंदर दाखिल हुआ था। लेडीज़ परफ्यूम नथु से टकराई थी। ब्लैक कोट उतार कर कुर्सी की पुश्त पर रखा था। फिर कफ लिंक्स खोल कर कफ फोल्ड किए थे। हल्के बालों से ढकी तलैयाँ बाजू फहा की नज़रों के सामने लहराए थे। टाई की नाड़ ढीली करके उसने एक लंबा सांस लिया था। खुद के गुस्से और इश्ताल को दबाने के लिए वो इस टाइम उसके सिगरेट रूम में मौजूद थी, उसकी इजाज़त के बगैर उसके इस कमरे में मौजूद थी, जहाँ उसकी खुद की बहन और दादी को भी आने की इजाज़त नहीं थी, जहाँ चिड़िया या मक्खी भी नहीं आ सकती थी। वो लड़की इतनी हिम्मत कैसे कर पाई? वो ये भी जानता था कि वो स्पाई ये करके गुजरेगी, इसलिए उसका भी लाहा अमल उसने खुद तैयार किया था। ऐसा जाल बिछाया था जिसमें वो खुद आकर फंसी थी। जानता था कि वो कहाँ छुपी हुई है और उसके छुपने का भी उसने खुद इंतज़ाम किया हुआ था। शर्ट के सामने के 2 बटन खोलकर उसने खुद को मज़ीद रिलैक्स किया था। माथे पर बिखरे बालों में उंगलियां फंसाकर पीछे किया था। पर्सनैलिटी, उसके चेहरे की कशिश, उसकी पर्सनैलिटी देखकर फ़ाहा का दिल धड़का था। जिस रूह वो खड़ा था उस रूह से उसे वो साफ नज़र आ रहा था। खड़ी मगरूर नाक, दरमियानी आंखें, गंधमी रंगत, अनाबी होंठ, चेहरे पर सजी घनी मूछें और हल्की दाढ़ी, मूंछों के बल नाक के नीचे अलग मगरूर बने हुए थे। कोई भी लड़की एक ही नज़र में देखकर उसके साथ खींच जाकर बैठे ऐसी थी उसकी जानलेवा पर्सनैलिटी, मर्दाना वजाहत का तलस्मी शाहकार था वो। यही वजह थी कि इंटरनेट पर उसकी फ़ैन लोग फॉलोइंग बहुत थी, जिनमें से 1/3 हिस्सा लड़कियों का था। वो एक काबिल ऑफिसर होने के साथ एक गुड लुकिंग हैंडसम एसएचओ था। फहा आज पहली बार उसे ऐसे अपने सामने देख रही थी, वरना तो कई बार वो उसे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर ही देखती आई है। इस यूज़लेस स्पाई को बोलो ये खेल घर पर अपने बहन भाइयों के साथ खेले। ये केस बच्चों का खेल नहीं है और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बच्चों के खेल खेलने वाले स्पाई से मिलने का, और ना ही मेरे पास कोई फालतू टाइम है। इससे कहो मुझसे और केस से दूर हो जाए। उसके चेहरे को देखते फहा के कानों में बाज गुश्त हुई थी हाइसम के लफ्ज़ों की। कल जब वो उससे मिलने की खातिर उसके ऑफिस गई थी ताकि कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर सके, तो उसने अपने हवलदार से ये सब कहा था जो फाहा ने उसके ऑफिस के बाहर खड़े सुना था और वहीं से वापस मुड़ी थी गुस्से से। मुझे यूजलेस स्पाई बोला था ना। वेट हाइसम वलीद हान, ये केस मैं दुनिया के सामने हल करूंगी, उसने ज़रेला गुस्से में कहा था। हेलो, काफ़ी भिजवा दो ऑफिस रूम में और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं सारी रात इसी रूम में रहने वाला हूँ। इंटरकॉम पर इतला देते उसने रिसीवर रखा था। फिर चलता चलता उसी वाइट बोर्ड के पास आया था। शीट, ये मैं कैसे भूल गया, रिमूव करना। नीचे के पॉइंट्स देखकर उसने दिल में खुद को कोसा था। फिर सिंच रिमूवर लेकर
स्पंज रिमूवर लेकर उसे साफ़ किया था। फिर उन चारों पॉइंट्स पर FAHA लिखा था। ये सुस्त कछुआ क्या कर रहा है? ये तो मेरा नाम बन रहा है। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि मैं इसके रूम में हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, अभी तो मैंने वो पॉइंट्स लिखे भी नहीं थे। क्या थे वो? म्यूज़िक, धुन, वर्ड टेबल। गॉड, मुझे इतनी सर्दी में पसीने क्यों आ रहे हैं? ऊपर से सारी रात उसका यहीं रुकने का प्लान है। क्या करूँ? या अल्लाह, इस मनहूस कछुए को थोड़ी देर के लिए यहाँ से गायब कर दे। खुद पर फूंक मारते अपने माथे से पसीना साफ करते हुए ज़ेरेला दोहराई थी। दफ़्तर उसकी नज़र अलमारी पर बैठी छिपकली पर पड़ी थी। लिज़र्ट उसका खौफ के मारे उसे देखकर मिनटों में रंग उड़ा था। वो बिल्कुल उसके पास मुंह के पास ही बैठी हुई थी, 2 इंच के फासले पर। उसने दबी आवाज़ में उसे उड़ाया था, ऐसे कि उसकी आवाज़ उसके खुद के कानों तक नहीं पहुंची थी, को जाके छिपकली तक पहुंचती। जबकि आयसन सामने लगे शीशे में वाजिया होते उसकी आँख को देख रहा था। उसके चेहरे पर डर, माथे और चेहरे पर बिखरे पसीने की कतरी पीली रंगत वो महसूस कर रहा था। आप जाने क्यों, पर उसे अब मज़ा आ रहा था। वो कामती टांगों के साथ ज़ेरे लाब आप कुरानी आयतें दोहरा रही थी। बाहर निकल नहीं सकती थी और सामने बैठी छिपकली को देखकर उसकी आधी से ज़्यादा रूह फना हो चुकी थी। वो वाहिद जानवर ऐसे दो वाहिद जानवर ऐसे थे जो फ़हा की जान निकाल देते थे, एक काकरोच, दूसरा छिपकली। और हासिम वली खान ने उसकी सांसों तक के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा ली थी। फिर वो ये कैसे ना जान लेता कि वो छिपकली और काकरोच से डरती है। उसकी हालत देखते अब हासिम ने झुक कर टेबल के नीचे पड़ा एक बॉक्स खोला था, जिसमें से 4-5 कॉकरोच निकलकर हासिम वली खान की फौज बनी कमरे में इर्द गिर्द फैल चुके थे। यस, कमरे पर होती दस्तक पर वो सीधा हुआ था और बोला था, सर काफ़ी। मुलाजिम ने अंदर आते काफ़ी का कप रखते हुए कहा था, रुको, तुम्हें क्या यहाँ से लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू आ रही है क्या? यहाँ कोई आया था या यहाँ कोई है? मुलाजिम को कप रखते हुए देखते हुए हायसम ने पूछा था, उसे महसूस होते हुए फ़ाहा को मज़ीद डराते। जी सर, आ तो रही है, रुके मैं देखता हूँ। मुलाजिम ने सांस अंदर खींचते यकीन दहानी करते कहा था। फिर कमरे में देखने लगा था और फिर अलमारी तक पहुँचा था। या अल्लाह, प्लीज़ बचा लें। फ़ाहा ने आंखें शिद्दत से बंद करते हुए कहा था, रुको, तुम जाओ, हो सकता है दादो या जोइशा आई हूँ। उसको अलमारी के पास पहुँचते देखते हायसम ने अपनी हंसी कंट्रोल करते कहा था, क्योंकि सामने शीशे में फ़हा की हालत देखकर उसका दिल किया था ज़ोर से कहका लगाए, जो खुद भी सिपटी बस फोत होने को थी। जी सर, मुलाजिम कहता वहाँ से चला गया था। काफ़ी का सुप लेते हुए हायसम ने अपनी शर्ट का बटन मज़ीद खोला था, फिर रिलैक्स होकर कुर्सी पर बैठा था और कमरे में घूमते काकरोचों को देखने लगा था। इस बार वो स्पाई को ऐसा सबक सिखाना चाहता था कि वो दोबारा उसके रास्ते में ना आए, इसलिए खुद के गुस्से पर भी जबर कर रहा था। काकरोच छिपकली के बाद एक काकरोच को अपने शोज की सतह पर रेंगते देख अब उसका हल्क खुश्क हुआ था। चेहरे से पसीने टपक कर अब उसके गर्दन पर उतरने लगे थे। स्प्रे कांपते लफ्ज़ उसके दिल में गूंजे थे। बैग में से स्प्रे निकालने लगी थी कि वही काकरोच उड़कर उसके बाजू पर बैठा था। ओह नो, आई विल किल यू। फुप्पो, ऐशी बचाओ। ज़ोरदार चीख मारते वो बाहर निकली थी और हायसम की तरफ बढ़ी थी, जहाँ एक दूसरा काकरोच उड़कर उसकी हड्डी पर पहुंचा था। हायसम के कान के पर्दे हिले थे। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर काफ़ी कप साइड पर रखते वो एकदम खड़ा हुआ था। जब वो उसकी तरफ आते उसके सीने से लगी थी कांपते हुए, प्लीज़ प्लीज़ बचा लें मुझे, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगी प्लीज़। रोते हुए वो उसकी शर्ट को पीछे से अपनी मुट्ठियों में जकड़े उसके चौड़े सीने में घुसते उसे इल्तिजा कर रही थी और वो उसके लम्स और अपनी जगह से हिलने से भी कासिर था। पसीने से भीगा थरथराता डरा हुआ वजूद अपनी तमाम तरानाइयों के साथ उसके सीने के साथ लगा था। उसकी आवाज़ का खौफ, उसका उसके गिर्द मजबूत हसार, उसकी धोखने की तरह चलती सांसें, हर बार मेहनत करते हुए बाहों का घेरा तांग और मजबूत करना उस शख्स के लिए एक अजीब एहसास है जिसने कभी औरत ज़ात को आंख उठाकर नहीं देखा था, खुद को संभाल कर रखा था बस इसके लिए जो उसकी मता हयात होगी। उसका शुरू से ही मानना था कि वो जो उसकी होगी, उसके सारे जज्बे, उसी की चाह, उसी की नफरत, उसी का मान, उसी की लड़ाई, उसी की नज़र, सब की वो हकदार होगी। और आज एक गैर महरम लड़की उसके सीने से लगी खड़ी, वो हायसम को उसका डर, उसका हसार, उसका खौफ जच नहीं कर रहा था कि अपना लग रहा है सब। नन नन नहीं, हायसम ने सोचते सर झटका था। फिर उसे खुद से अलग करते, दीवार के साथ पिन करते उसकी दोनों बाजू को उसके कमर के पीछे से लेकर मोड़ा था। आंखों में लाल अंगारे बड़े मिनटों में वो रहम दिल से जालिम बना था। मना किया था ना तुम्हें कि मुझसे और मेरे केस से दूर रहो। वो उसके मुंह पर अगर आया था, प्लीज़ हायसम वो कॉकरोच को हटाएं, मैं मर जाऊंगी, मेरा दिल बंद हो रहा है। आई एम स्केयर्ड। ये तुमने जानबूझ कर किया है ना, तुम मुझे ऐसे हरा नहीं सकते। उसने अपने आंसू पीते कहा था। उसका दिल वाकई किसी जिलजिले की तरह लरज़ रहा था। जिस्म से रूह इलादा होती महसूस हो रही थी। वो जो कराटा ब्लैक बेल्ट थी,
मजबूत एहसाब के मालिक दिलेर निडर वो उसे उसके खौफ से हरा रहा था। कैसे हरा सकता हूँ मैं तुम्हें ऐसे? उसने उसकी हड्डी से काकरोच पकड़कर उसके हड्डी से काकरोच को पकड़कर उसके लबों के पास लाते कहा था। वो डर रही थी। वो महसूस होता उसे मज़ीद डरा रहा था। उसका खौफ, उसका रवैया और उसका चेहरा, उसका लरज़ता आहें भरता सिसकता वजूद हायसम के गुस्से को ठंडा कर गया था। वो उसको पूरी पूरी सज़ा दे चुका था बगैर इजाज़त उसके कमरे में घुसने की, और वो फिर से इतना ज़ोरदार चिल्लाई थी कि उसके लबों के पास मौजूद काकरोच भी डरा होगा। नहीं, काकरोच के अपने लबों से टच होते देखकर वो सांस ही रोक गई थी। वो चेहरे के साथ वो डबडबाती आंखों से उसने आखिरी नज़र हायसम को देखा था, और वहीं लहराकर उसके सीने से लगी थी और बेहोश हुई थी। उसका वजूद बर्फ़ में लगा था। एकदम से फ़ाहा उसको झूलता देख एक आदमी परेशान हुआ था। वो खुद भी फ़ाहा उसके झूलते वजूद को बाजू पर डाले उसके गालों को सहलाते हुए कहा था, मगर वो बेहोशी में थी, हिलने से भी कासिर। उसका जिस्म बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था। उसने उसके गाल पर अंगूठा सहलाते हुए कहा था, आज वो अभी पहली बार उसे देख रहा था, वरना उसने भी उसका काफ़ी नाम सुना था। सिपाही फ़ाहा सुल्तान चौधरी, गीले गाल, सुर्ख़ पीर रंगत, किसी भी मेकअप से पाक, पलकें इतनी घनी और मुड़ी हुई थी कि किसी मस्कारे की ज़रूरत ही ना उसे कभी पड़ती होगी। भुनवाएँ भी गहरी काली थी, छोटी सी झुकी हुई नाक और नाक की टाप पर बना छोटा सा तिल, गुलाबी होंठ, नरम गाल। पल भर में वो गुम हुआ था उसके नकूश में, मगर उससे पहले कि वो होश खोता, खुद को सरजश करता, उसके नाजुक ठंडे वजूद को बाजू में उठाए बेडरूम में लाया था। क्या करूँ यार, उसने बेबसी से कहा था। उसके बेड पर बड़े सरापे को देखते फिर पानी के छींटे मारे थे उसके चेहरे पर, मगर वो अब भी नहीं हिली थी। अब उसे सच में परेशानी हुई थी। उसकी नब्ज़ हाथ में पकड़ कर देखती थी। वो चल रही थी। परेशान होते उसने मोबाइल पकड़ा तो नंबर डायल किया था। हेलो, जवाद क्लिनिक पर हो? हम ओके, मैं आ रहा हूँ कहते उसने फ़ोन रखा था। फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा था। रात के 2 बज रहे थे। जब सब शायद अपने कमरों में सो रहे थे, उसे बाहों में भरे वो बाहर आया था। गाड़ी में डालकर उसे क्लिनिक लेकर गया था। क्या हुआ, कौन है ये? जवाद ने उसको फ़ाहन को स्ट्रेचर पर लटाते देखकर पूछा था। ओह ये, यार एक केस में टांग उड़ा रही थी, बस थोड़ा सा डराया तो वो बेहोश हो गई। हायसम ने गड़बड़ाते हुए जवाद को बताया था, जो अब उसका तफसीली मुआयना कर रहा था। ये तुमने थोड़ा सा डराया उसे, शुक्र करो ये मरी नहीं है। इस छोटी सी लड़की ने क्या टांग उड़ानी थी तुम्हारी केस में? हमें इसका हार्ट पंप करना होगा, उसकी धड़कनें बहुत स्लो चल रही हैं। जवाद ने गुस्से से हायसम को घूरते हुए कहा था। व्हाट, मैंने तो बस उसके कॉकरोच और लेजर्ड से, वो कहते कहते रुका था। हायसम, कुछ लोगों का डर उनके हिसाब और दिल पर हावी होकर उनकी जान भी ले लेता है। देख रहे हो इसका पीला पड़ता और ठंडा वजूद, शुक्र करो ये मरी नहीं है, बच जाएगी। बाहर वेट करो अब, जवाद ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा था। वो मुर्दा कदम उठाता बाहर आया था। शुक्र करो वो मरी नहीं है, उसके कानों में अल्फाज गूंज रहे थे जवाद के। अगर वो मर जाती तो वो तो बस अपने शौक के पीछे, मगर मेरे कहने के बावजूद उसने ये सब, मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे सीक्रेट रूम में आई। मर जाती तो मर जाती, आई डोंट केयर। मुझे किसी के लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना। मेरे दिल के हर नरम कोशे की हकदार मेरी बीवी होगी, ना कि ये रात जल्दी लड़कियाँ। अपने ख्यालात की नफी करते कहा था उसने। फिर रिसेप्शनिस्ट पर खड़े होकर उसने एक पेपर पर फ़ाहा के घर का लाइन नंबर लिखा था और उसका पूरा नाम। ये जवाद को दे देना, उस लड़की के घर का नंबर है। थैंक यू। जाए ठीक हो जाए तो उसके घर इतला कर देना। रिसेप्शनिस्ट को कहते वो अगले ही पल वहाँ से चलता बना था। तुझे क्या हुआ है बाबू भैया? वो पार्टी से वापसी पर घर के लिए निकल रहे थे जब बरहम ने पार्किंग तक पहुँचते कहा था। यहाँ से जो कब से उस किसी की तलाश में इधर उधर नज़र घुमा रहा था। कुछ कुछ नहीं यार, और ये मुझे बाबू भैया बुलाना बंद करो वरना दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे, आपने गुस्से से कहा था। किसको ढूंढ रहे हो? कोई टकरा तो नहीं गई? अरसम ने छेड़ा था उसे। जब उसने उसे आवाज़ दी थी ऊपर से तो उसने देखा था वो किसी लड़की से बात कर रहा था। नहीं यार, मैं बस वैसे ही। इहाब ने अरसम की नज़रों से पजल होते हुए कहा था। तुझे क्या लगता है वो येलो सूट वाली लड़की और बजरी वाली बातें मैंने नहीं सुनी होंगी? अरहम ने भनवे चकाते हुए कहा था। तो वहाँ छुपकर खड़ा होकर मेरी बातें सुन रहा था। इहाब ने बदमज़ा होते हुए उसे घूर कर देखा था। और क्या, मैंने तो ये वीडियो भी रिकॉर्ड की है, दिखाऊं क्या? उसने एक और कहका लगाया था अपने हाथ में मोबाइल घुमाते। बड़ी बड़ी ही कोई कमीनी चीज़ है तो अरहम। और अरसम ने भी भरपूर कहका लगाया था। मुझे दे वो वीडियो और हम देख, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अभी डिलीट कर। इहाम ने उसके
इहाब ने उसके हाथ से मोबाइल खींचते हुए कहा था। ओह, ऐसी वैसी लड़की, एक मुलाकात में पता चल गया। अरसम ने लब्स करते हुए कहा था। डोंट टेल मी, तुझे तुझे इतने साल हो गए, तू नहीं जानता मुझे। वो कहते हुए बोला था। पहली नज़र का प्यार, उसने हाथ के आगे फिर से मोबाइल लहराते हुए कहा था। अरहम, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। आई एम डैम सीरियस। वीडियो मुझे दो या डिलीट करो, इहाब ने गुस्से से बेचैन होते हुए सख्ती से कहा था। रिलैक्स इहाब, क्या हुआ है? अरसम ने कहा था। उसकी बेचैन हालत देखकर अरसम और अरहम दोनों उठ उठ के थे। नहीं यार, मुझे नहीं पता, बट इहाब तुम जैसा कह रहे हो शायद वैसा ही है। और नहीं भी, मगर जब से वो दूर हुई है मैं तब से बेचैन हूँ। आई फाइंड हर इन एवरीवेयर बट कांट फाउंड। उसने बेबसी से कहते आंखें बंद की थी। उसकी आंखों के सामने मुंतहा का चेहरा लहराया था। तो कहता है तो हम अंदर जाकर बात करते हैं, ढूंढ लेते हैं। अरहम ने उसकी हालत को देख के कहा था। गाइस, क्या हो गया है? और इहाब, इट्स जस्ट अ टेंशन। सर पर सवार मत करो इसे, रिलैक्स हो जाओ। घर चलते हैं, अभी वक्ती टेंशन है, सब ठीक हो जाएगा। अरसम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। हाँ हाँ, होता है कभी कभी, सर पर सवार मत करो। वैसे ये देख, मैं वीडियो डिलीट नहीं, अरहम डिलीट मत करना, मुझे सेंड कर दो। अरहम ने टोका था उसे। ओके। उसने आपके सामने से उसे वीडियो सेंड की थी, फिर अपने फ़ोन से डिलीट की थी। सुबह होती फिर यूनी में मुलाकात। न्यू पेज आ रहा है, लड़कियों के शिशके देखेंगे। और आई एम श्योर तो इस पीले सूट वाली को भी भूल जाएगा उनको देखकर। उसने आपसे गले मिलते हुए कहा था। है ठुर्की हबीस। अरसम और राहत दोनों ने एक साथ कहका लगाते हुए कहा था उसे। घर जाएगा? अरसम ने गाड़ी का लॉक खोलते पूछा था। आराम से नहीं, अपने दिल को सुकून देने आंखों नक करके कहते हुए अपने गाड़ी की तरफ बढ़ा था। ये नहीं सुधर सकता। इहाब ने अरसम को गाड़ी स्टार्ट करते देखा था। मुझे ये समझ नहीं आती, ये हर रात वहाँ जाता क्यों है? बस रक्स देखने या किसी की जिद में? अरसम ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा था। ईशान ने भी तो बुरा किया है उसके साथ, इहाब ने अफसरदा लहजे में कहा था। उसे जो दिखाया गया है उसने वही किया है। एक बार पता चल जाए ये हरकत किसकी थी, छोड़ूंगा मैं नहीं उसे। अरसलान ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। रूप तो वैसे ही माशाल्लाह से बहुत है तुम पर, इससे ज़्यादा आया तो तुम्हारी खूबसूरती सालम बंदे निकला करेंगे। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वो उसके सीने में मुँह छुपा गई थी। उससे पहले वो उसे बाहू में भरता वो घबरा कर उठ बैठी थी। अपने चेहरे से पसीना साफ किया था। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। अभी कुछ देर पहले तो वो सोई थी जोयशा के घर से आकर। या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब है? क्यों वो शख्स एक की मुलाकात के बाद मेरे हिसाबों पर सवार है? या अल्लाह, नहीं। 2 दिन रह गए मेरे निकाह में और मैं हसैन हुसैन के बजाय उस लड़की के ख्वाब। कहाँ वो ब्रांड, कहाँ मैं? मुझे सोचना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों जब से मैं उसे टकराई हूँ उसे सोचे जा रही हूँ, और वो मेरे ख्वाब में भी नहीं। मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। मेरे मालिक मुझे माफ़ फरमा। हाथों को जोड़ते कमरे की छत को देखते कहा था उसने जब के पलकें भीगी थी। तुम्हारा अकड़, तुम्हारा गरूर, और ये जो तुम्हें अपनी पढ़ाई पर अम है, ये सब मैं खुद हाक में मिलाऊंगा। उसके कानों में हुसैन के जुमले गूंजे थे। तुम्हारे हुस्न की सारी दिलकशियों को तुम्हारे लिए ना सूर बनाया ना, तो मुझे हुसैन ना कहना। किसके लिए कतराती हो? ये हुस्न, ये रानाइयाँ एक दिन मेरे लिए ही तो सजेंगी, मेरी सेज को सजाएंगी। उसके लहजे की कराहत, उसके लफ्ज़ों की बाज़गुश्त, कितने आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर आए थे उसके। या अल्लाह, मैंने कभी ऐसा तो नहीं चाहा था, कि कभी ऐसा नहीं सोचा था। फिर क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? क्यों मेरा दिल ने कभी मुअज़्ज़म हुसैन के साथ की गवाही नहीं दी? क्यों मुझे हर वक्त उसके लहजे, उसके ज़ाहिर से खौफ आया है? और क्यों मुझसे आज टकराने वाला शख्स मुझे अपने लिए फूल और जुगनू लगा? प्लीज़ अल्लाह पाक, मैं उस रिश्ते की अजियत से कम दो चार थी कि वो शख्स भी मेरी आबो ताब के साथ मुझ में जगमगाने लगा है। मेरे हिसाब को मेरे होने वाले शोर का ताबे कर दें, या फिर उस नए बंदे वाले बंधन को रोक दें। मुझे मुअज़्ज़म हुसैन अपनी ज़िंदगी में किसी रूप में भी नहीं चाहिए। प्लीज़ मेरी दुआ कबूल करने, वरना मैं मर जाऊँगी। मैं कैसे सहूँगी वो 2 दिन बाद अपने ऊपर होते सितम को, उस शख्स की खुद पर सल्तनत को जिसके लिए मेरे दिल में कोई जज्बा नहीं है। तकिए पर सर गिराए बेजान होते, अपनी टांगों को पेड़ से लगाए खुद को रोल करते वो बच्चों की तरह रोने लगी थी। मुंतहा को भेजकर वो अपने कमरे में आई थी। अलमारी से कपड़े लेकर चेंज करने गई थी। फिर बालों का हल्का सा जूड़ा बनाकर ढीले से ट्राउज़र शर्ट में खुद के सरापे को दिखा था। मैं बहुत कमज़ोर हूँ हाइसी, मैं वादा तो कर चुकी हूँ, मगर मेरा दिल बंद हो रहा है। सुबह का सोच सोच कर उसने गहरा सांस लेते हुए कहा था।
म्याऊं म्याऊं म्याऊं। बुनिया कहाँ थी तुम? उसने अपने पाँव के पास म्याऊं म्याऊं करती अपनी श्वेत बिल्ली को हाथों में उठाया था, जिसकी आंखें गहरी नीली थी। ये परशीन बिल्ली उसके साथ तब से थी जब उसकी 15वीं सालगिरह थी। उसे हाशम ने उसके पुरजोर इसरार पर दिलाई थी, और जोइशा को अपने पजल बॉक्स के बाद अगर अपनी किसी चीज़ से मोहब्बत थी तो वो बुनिया थी। बुनिया, यू नो व्हाट, आज जोशी बहुत डिस्टर्ब है क्या? ऐसा नहीं हो सकता सुबह मुझे तेज़ वाला बुखार हो जाए, उसने बुनिया को गोद में लेते बेड पर लेटे हुए कहा था। और बुनिया ने नफ़ी में सर हिलाया था। जोइशा ने उसका इशारा देखकर बुरा सा मुंह बनाया था। तुम्हें पता है बुनिया, बाबा कहते थे इंसानों से दूर रहो, इंसान गंदे होते हैं, बाहर की दुनिया गंदी होती है, वो कभी भी किसी को भी मार देते हैं, फैमिली तबाह कर देते हैं। हाँ, इसी मेरी बात क्यों नहीं समझते? वो आंखें बंद किए बुनिया को पेट पर लटाए उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी, आंखों में आंसू तो आवाज़ में अजीब सा दर्द था। बुनिया ने भी जोशा की देखा देखी आंखें बंद कर दी थी। मेरा दिल करता है बस मैं उस चार दीवारी में रहूं, कभी किसी का सामना ना करूं। मेरा दिल चाहता है दादो और हाइसी भी कहे ना जाएं, वो हमेशा घर में रहें। मेरी जान हलकान होती रहती है जब तक वो बाहर से गए घर नहीं लौटते। मामा बाबा भी बाहर गए थे, फिर वो कभी नहीं लौटे। उसकी आवाज़ में दर्द था, आवाज़ भराई हुई थी, आंसू निकल कर तकिए में जज्ब हो रहे थे। मुझसे ज़्यादा भी कोई बदकिस्मत लड़की होगी जिसने अपनी ज़िंदगी के इतने साल सिर्फ डर की कैफियत में गुजारे हैं। हर आने वाली सांस ने मेरा डर बढ़ाया है। वो अब हिचकियों से रो रही थी। बोनिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा था, अपना अगला पाँव आगे बढ़ाकर पाँव से उसके गाल को सहलाया था और फिर दोबारा से उसके सीने पर सर रख दिया था। वो रोज़ रात को ऐसे ही उसे बातें करते सोती थी। आप भी वो रोते बातें करते आंखें बंद कर गई थी।